गुजरात के राजकोट में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में अहमदाबाद आरटीओ के एक अधिकारी की मौत हो गई, जबकि सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। हादसे से पहले सड़क पर सब कुछ सामान्य था और कई गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, जबकि सड़क किनारे बनी दुकानों के आगे कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। तभी तेज रफ्तार से आता ये ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। तो इसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये तेज रफ्तार में ट्रक आता हुआ दिख रहा है और उसी के साथ साथ सड़क किनारे जो मोटरसाइकिल और कार खड़ी है उसको टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो गुजरात के राजकोट की ये तस्वीर। चीन से जारी तनातनी के बीच आज दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता हो सकती है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की इस स्तर की वार्ता इस बार भारतीय क्षेत्र चुशूल में होने की संभावना है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता 22 जून और 6 जून को एलएसी के करीब चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई थी। पहली बार 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष कई स्थानों पर पीछे हटने के लिए सहमत हो गए थे। भारत ने तब चीन से एलएसी पर 4 मई से पहले की अपनी सैन्य पोजीशन पर लौटने के लिए कहा था। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संदीप बोल दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अरुण सिंह हमारे साथ लद्दाख से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्थिति को समझने के लिए अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, आप लद्दाख में मौजूद हैं, अपनी आंखों से इस वक्त स्थिति को देख रहे हैं। जरा बताइए कि इस वक्त स्थिति क्या है और आज की जो वार्ता होने वाली है, अगर ऐसी वार्ता जो संभावना दिख रही होती है तो उससे क्या आगे स्थिति में परिवर्तन देखेंगे आप? देखिए, जो 14वीं कोर जो लेह लद्दाख में तैनात है उसके जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं हरिंदर सिंह, उनके नेतृत्व में भारत का जो प्रतिनिधिमंडल है सेना का, वो चीन के प्रतिनिधिमंडल से मिलने वाला है। चुशूल जो एलएसी के इंडियन साइड में है, भारत की साइड में है। इसके पहले 2 बार जो बात हुई थी 6 जून को और 22 जून को, वो मोल्डो में हुई थी जो चाइनीज साइड में है। इस बार जो बातचीत का मुख्य एजेंडा है वो है डिसएंगेजमेंट। अब डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि जहां पर बहुत सारी जगहों पर लगभग 3500 किलोमीटर की जो सीमा है भारत और चीन की, उसमें कई जगहों पर अभी भी ये तय नहीं है कि हमारी सीमा कहाँ तक है, उनकी सीमा कहाँ तक है। दोनों के अपने अपने दायरे हैं, दोनों की अपनी अपनी सोच है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारा वहाँ तक है, उनका यहाँ तक है। कुछ विवादित इलाकों के में जहाँ पर घुसपैठ की कोशिश हुई थी या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश हुई थी और दोनों देशों की सीमाओं पर सेना आमने सामने है, यानी आई टू आई कॉन्टैक्ट में है, उनको पीछे किया जाए। डिसएंगेजमेंट का मतलब यही है कि उनको पीछे किया जाए ताकि जो तनाव है सीमा पर वो कम हो सके। गलवान घाटी में 6 जून की बातचीत के बाद जब चीन तैयार हो गया था कि डिसएंगेजमेंट होगा, उसके बावजूद वो माना नहीं इस बात को और 15 और 16 जून की दरमियानी रात को जो हादसा हुआ जिसमें चीन ने धोखे से जो हमारे सैनिक हैं उनके ऊपर हमला कर दिया, बाद में हमने भी करारा जवाब दिया और उनके भी 40 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई। लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि जहां पर हमारे और चीन के बीच सहमति नहीं है, एक्चुअल कंट्रोल लाइन कहां है, हम जो मानते हैं वो जो मानते हैं, उसके बीच में जो नो मैंस लैंड है जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, वहां से कैसे दोनों को पीछे किया जाए ताकि तनाव सीमा पर कम हो। तो अब से कुछ देर बाद 10:30 बजे की बातचीत कही जा रही है कि 10:30 बजे के आसपास बातचीत जो है चुशूल जो भारतीय इलाका है वहां पर होगी और तब ये देखना पड़ेगा कि चीन इस बार जो बातचीत करके फैसला होता है उस पर खरा उतरता है कि नहीं। 2 बार बातचीत हो चुकी है 6 जून और 22 जून को, लेकिन चीन ऐसा लगता नहीं कि उसको मानने के लिए तैयार है और शायद यही वजह है कि डिसएंगेजमेंट हो नहीं पा रहा। ठीक है अरुण, मैं आ रही हूँ आपके पास। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए 10:30 बजे कहा जा रहा है कि ये बातचीत हो सकती है। पिछली जो बातचीत जिसका जिक्र अरुण भी कर रहे हैं, उस बातचीत से लगातार भारत अपने स्टैंड पर कायम है कि आपको पहले की स्थिति यानी अप्रैल की स्थिति को मेंटेन करना होगा। चीन से बातचीत में यानी जो 2 पूर्व बातचीत हुई, इनसे अभी तक क्या निकल कर आया और आज की जो महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है इससे क्या संभावना दिख रही है? देखिए, 2 बातचीत जो कोर कमांडर लेवल की हुई है दोनों देशों के बीच में और ऐसे में कोशिश यही थी कि जो बातचीत में तय किया गया था या आम सहमति बनी थी उसको ग्राउंड पे जो है रिफ्लेक्ट कराने की। 6 तारीख को जो बैठक हुई, उसके बाद 15 तारीख को जब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ तब जाके जो है वहाँ पे जिस तरह की हिंसक घटना हुई और वहाँ पे जो है दोनों देशों की सेना को नुकसान हुआ। उसके बाद जो है 22 तारीख को फिर दोबारा बैठक होती है। 22 तारीख को बैठक के में ये फैसला लिया जाता है कि दोनों देश जो है वो अपनी अपनी जो उस इलाके में जहाँ पे सेना का जमावड़ा है वहाँ उस जमावड़े को पीछे किया जाए। अब और ये भी कहा गया था कि ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस है,
तो अब जो है ये बैठक जो है चुशूल में है, क्योंकि चुशूल भारतीय इलाका यानी कि भारत ने इस बैठक के लिए कॉल किया है। इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि चीन जो है अपनी उस बातों पर, उस वादों पे और जो सहमति बनी थी उस पर अभी भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि भारत की तरफ से बैठक बुलाई गई है, क्योंकि एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि जब भी कोई देश किसी को बैठक के लिए बुलाता है या बातचीत के बुलाता है तो उनके इलाके में जाना पड़ता है। पिछली 2 बार जो बैठक हुई है उसमें जो है मोल्डो में, जो कि चीन के इलाके में है। संदीप, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, अरुण भी कोई जानकारी देना चाह रहे हैं। और अरुण, उसके साथ मेरा ये भी सवाल कि इस समय वीके सिंह का जो बयान आया है वो भी गौर करने वाला है, क्योंकि क्या स्थिति 6 जून को वहां बनी वो स्पष्ट करते हुए कुछ बयान उन्होंने दिया है। देखिए 5 और 6 मई को सबसे पहले जो चीन के सैनिक थे वो भारतीय इलाके की तरफ, या यूं कहें कि जो हमारा नजरिया है कि एलएसी यहां तक है, उनका नजरिया कि एलएसी यहां तक है, उसके बीच की जो जमीन होती है उसकी तरफ जब बढ़े तो हमारे सैनिकों ने उनको कन्फ्रंट किया। उसके बाद दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। उसके बाद 6 जून को जब कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई, उसके पहले 12 बार स्थानीय कमांडरों के लेवल पे बातचीत हो चुकी थी, लेकिन चीन उस बात को मानने को तैयार नहीं था। तब कोर कमांडरों की बातचीत 6 जून को हुई थी। लेकिन आप देखिए कि सहमति बनने के बाद भी चीन ने धोखा दिया और 15 तारीख को उसने क्या किया, जनरल वीके सिंह ने भी वही बात कही कि हम जब पहुंचे थे वहां पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक टेंट खड़ा करने की बात थी चीनी सेना द्वारा, और जब हमारे कर्नल संतोष बाबू वहां पहुंचे और देखा कि वो अभी भी वहां पर टेंट है और उसमें फिर आग लगाने की कोशिश की गई, और उसके बाद जो है बवाल ज्यादा बढ़ा था। उसके बाद 20 सैनिक हमारी तरफ से शहीद हुए और उनकी तरफ से भी 43। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि बातचीत तो होगी, ये तीसरी बातचीत है कोर कमांडर लेवल की। इतने बड़े लेवल की बातचीत का सम्मान अगर चीन नहीं करेगा, और डिसएंगेजमेंट में जो भारतीय पक्ष है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो अप्रैल और 2 मई तक की स्थिति थी, यानी जहां भारत की सेना थी, जहां हमारा पोस्ट था, जहां चीन की सेना थी उनका पोस्ट था, वो अपने एक्चुअल जगह पे पहुंच जाएं, और जो कहीं विवादित इलाके हैं जहां पर सीमा रेखा तय नहीं है, जहां हम दोनों पेट्रोलिंग करते हैं, उस इलाके पर चीन नजर न गड़ाए या वहां अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश बिल्कुल, यानी करे। अरुण, मांग इस है। वक्त हालात को देखना होगा कि 10:30 बजे अगर ये बैठक होती है, ये वार्ता होती है, तो उसमें और किस तरीके की रणनीति बनती है और क्या चीन इस बार सहमति जता देता है, क्योंकि लगातार चीन कह जरूर रहा है लेकिन कर नहीं रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उधर चीन से चल रही तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और चीन के 59 मोबाइल ऐप पर भारत ने बैन लगा दिया। चीन की कंपनियों के इन सभी 59 मोबाइल ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। चीन के जिन ऐप को बैन किया गया है उनमें टिकटॉक, वीचैट, शेयरइट, हेलो, कैम स्कैनर और वीवा वीडियो जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। चीन की कंपनियों के ऐसे ऐप पहले भी कई देशों में बैन किए जा चुके हैं और भारत में भी इन कंपनियों पर लोगों का डेटा चोरी करने का आरोप लगते रहे हैं। लद्दाख में चीन के सैनिकों से हुई झड़प के बाद से देश में चीन के मोबाइल ऐप बैन करने की मांग तेज हो गई थी। भारत में 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि अगर इतने बड़े बाजार से चीन के ये ऐप हटेंगे तो इससे उसको बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। चीन के 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगाए जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि भारत की रक्षा, सुरक्षा, बचाव, संप्रभुता, अखंडता के लिए और लोगों के डेटा और गोपनीयता बचाने के लिए भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया। जय हिंद। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और ट्वीट करके लिखा कि सरकार द्वारा चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सही है और इसका समर्थन है। चीन द्वारा किए गए दुस्साहस का जवाब हमें राष्ट्रीय संकल्प और स्पष्ट दीर्घकालिक सोच के साथ देना होगा। सरकार और ठोस कदम उठाए ताकि एक संदेश जाए कि भारत अपने स्वाभिमान और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। हालांकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसे सरकार का देर से लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अब तक इन ऐप का जो बुरा असर पड़ना था वो पड़ चुका है। इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया है और ये ऐप जितना अपना संक्रमण फैलाना था लगभग उन्होंने अपना फैला दिया है। कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के 59 ऐप पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया और दावा किया
कि देश के 7 करोड़ व्यापारी सरकार के इस फैसले के साथ हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत सरकार का और प्रधानमंत्री श्री मोदी का बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारा जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कैंपेन है उसके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा समर्थन है और अब और तेजी के साथ हम लोग पूरे देश के अंदर अपने इस अभियान को चलाएंगे और सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि जिन चीनी कंपनियों के साथ सरकार के कोई अनुबंध हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी अनुबंधों को भी रद्द किया जाए। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, यानी जो मांग लगातार उठ रही थी कि चीन को सबक सिखाना होगा, आर्थिक मोर्चे पर भी सिखाना होगा और इसीलिए सरकार का ये बड़ा कदम जहां ये ऐप बैन किए गए, क्या ऐसे ही कदम हम आने वाले दिनों में और देख सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी पहल तो जरूर हुई है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से झटके से सरकार इतनी बड़ी कंपनियां जिनका इतना बड़ा यूजर बैंक है हिंदुस्तान में, उनको एक झटके में बैन कर दिया जाएगा। लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी और जिस तरह की सरकार ने कल शब्द बोले हैं, अगर हम केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान को देखें तो उन्होंने साफ कहा है कि भारत की एकता संप्रभुता के साथ किसी तरीके का समझौता नहीं होने दिया जाएगा और ये जो एप्स हैं ये भारत का डाटा चोरी कर रहे थे, तो इस तरीके का गंभीर आरोप लगा था। साफ है, ये देखते हुए भारत सरकार के इस कदम से साफ है कि जो एक पहल शुरू की है जिसके लिए लगातार मांग चल रही थी, उस दिशा में ये पहला कदम है और आने वाले समय में और भी ज्यादा इस तरीके के कदम देखने को मिलेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में दरअसल सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा था, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। घाटी में इस महीने की अगर हम बात करें तो इस महीने में अब तक 38 आतंकी मारे जा चुके हैं। तो आपको बता दें, 2 आतंकी जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ में मारे गए हैं। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल को हासिल हुई। जैसे ही जानकारी सुरक्षा बल को मिली कि इलाके में आतंकी छिपे हो सकते हैं, सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और उसके बाद से ही ये मुठभेड़ जारी थी। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही वो ये कि 2 आतंकी यहाँ ढेर किए गए हैं। बिजबेहरा का ये इलाका जहां पर सुरक्षा बल को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और उसी के बाद से पूरे इलाके को घेरा गया। मुठभेड़ में 2 आतंकी फिलहाल मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकी होने की संभावना है, इसलिए अभी भी ऑपरेशन जारी है। घाटी में इस महीने अब तक 38 आतंकी मारे जा चुके हैं, यानी एक के बाद एक चुन कर इन आतंकियों को ढेर किया जा रहा है सुरक्षा बल के द्वारा से। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या अभी और आतंकी इलाके में छुपे हो सकते हैं? क्या ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? देखिए अर्पिता, ऐसा समझा जा रहा है कि 2 मिलिटेंट थे और दोनों मारे गए हैं और 2 बॉडीज रिकवर की गई हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो हाल ही में सीआरपीएफ के जवान पे अटैक हुआ था, जिसमें एक छोटा बच्चा भी 5-6 साल का जो है वो मारा गया था, वो मिलिटेंट भी उसमें मारा गया है। जिस तरीके से पुलिस ने ये कहा था कि जाहिद दास नामी मिलिटेंट जो है उस अटैक में मुलव्वस है, जैसा ट्वीट भी किया था पुलिस ने लास्ट टाइम। तो ऐसा समझा जा रहा है कि शायद वो मिलिटेंट भी मारा गया है इस एनकाउंटर में। हालांकि अभी ऑफिशियली इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ सोर्सेज या कुछ अफवाहें ऐसी भी हैं। फिलहाल 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है और समझा ये जा रहा है कि एनकाउंटर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और 38 मिलिटेंट, जैसा आपने कहा कि जून के महीने में मारे गए हैं और तकरीबन 120 के करीब अब मिलिटेंट मारे गए हैं 1 जनवरी से लेके अभी तक। और लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस खासतौर से साउथ कश्मीर में जारी हैं और जिस तरीके से खबर मिल रही है पुलिस, सीआरपीएफ या आर्मी को कि कहीं पे भी मिलिटेंट छुपे हुए होते हैं और फौरन कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन किया जाता है और ये सिलसिला लगातार जारी है और 2 मिलिटेंट अब मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। अर्पिता जी, उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के नौगाम और बारामूला में गोलाबारी की जा रही है, जिसका भारतीय सेना की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही सीज फायर का उल्लंघन होता रहा है और एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पार्टी करने के लिए सड़क पर जमा हुए लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना तब हुई जब लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लोगों की भीड़ पार्टी करने के लिए एक जगह जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भीड़ नहीं लगाने की हिदायत दी और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन पुलिस की बात मानने की बजाय वो उल्टे उससे भिड़ गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इस टकराव में कई लोग घायल हो गए,
जिनमें कई पुलिस वाले भी शामिल बताए गए। बिना देर किए सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। काफी देर तक सड़क पर लोगों का हंगामा जारी रहा, जिन्हें पुलिस वाले काबू करते दिखाई दिए और जब वो नहीं माने तो कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। गुजरात के आणंद में अपने मोबाइल से चीन के ऐप हटाने पर लोगों को मुफ्त में ड्राई फ्रूट का एक पैकेट देने दिया गया। व्यापारियों के एक संगठन ने चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और अपनी नाराजगी जताने के लिए यह अनोखी पहल की और अपने मोबाइल से चीन के ऐप हटाने वालों को मुफ्त में ड्राई फ्रूट देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिन्हें संभालने के लिए संगठन के कई कर्मचारी तैनात नजर आए। ये कर्मचारी वहां पहुंचे लोगों के मोबाइल से चीन के ऐप हटाते और उसके बाद उन्हें ड्राई फ्रूट का एक पैकेट देते दिखाई दिए। संगठन से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये पहल की। जो भी उसको रिमूव करेगा उसको 250 ग्राम ड्राई फ्रूट हमारी संस्था की ओर से फ्री में दिया जाएगा। चीन के खिलाफ इस अनोखे विरोध का लोगों ने भी खूब साथ दिया और खुद ही अपने मोबाइल से चीन के सभी ऐप हटाते नजर आए। बिहार के सिवान में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क पार कर रहे 7 साल के एक बच्चे को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा कई फीट ऊपर तक उछल गया और फिर जमीन पर गिर गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि एक बच्चा एक साइकिल लेकर सड़क पर पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच वो एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गया। इस हादसे में बच्चे की लापरवाही भी दिखी, क्योंकि सड़क पार करने के लिए वो अचानक मुड़ गया और दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि ड्राइवर जब तक गाड़ी को रोक पाता उससे पहले ही जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बच्चा कई फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिर गया, जबकि टक्कर मारने वाली गाड़ी थोड़ी दूर जाकर आगे रुक गई। इसी बीच वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने सड़क पर बेहोश पड़े बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बच्चे की हालत काफी गंभीर है। चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत जल्द बढ़ने वाली है। जानकारी के मुताबिक 6 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को भारत पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि इस बारे में अभी वायुसेना की तरफ से आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। खबर है कि रफाल विमानों का पहला दस्ता हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, जबकि दूसरे दस्ते की तैनाती बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर की जाएगी। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमानों की डील की थी, जिसके तहत 6 विमानों की यह पहली खेप भारत पहुंचेगी। और इसी बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से अभी तक कोई नुकसान होने की खबर नहीं सामने आई है, लेकिन आपको बता दें ये भूकंप के झटके वहां पर रहने वाले लोगों ने महसूस किए। हालांकि हल्का झटका ये जरूर था, लोगों का कहना है। हमारे साथ पवन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, ये कितने बजे भूकंप आया और इसकी तीव्रता क्या मापी गई? देखिए, ये चिनाब वैली जो पूरी जम्मू कश्मीर की है, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, भदरवा और जो चंबा से इलाका हिमाचल प्रदेश से जुड़ता है, इन इलाकों में सुबह 8:57 के ऊपर भूकंप के झटके लगे हैं, जिसकी तीव्रता फिलहाल 4.0 जो है वो मापी गई है और डेप्थ इसकी 10 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन लोगों में काफी वहां पर डर हो गया था जब ये झटके लगे हैं। और पूरे इलाके का जो हम बताएंगे, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं। जी, दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में दुकानदार छूट के साथ सैनिटाइजर और मास्क मुफ्त में दे रहे हैं। ऐसा ग्राहकों को लुभाने के मकसद से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में इक्का दुक्का ही ग्राहक नजर आए। क्योंकि कोरोना के डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा दिखा। यही वजह रही कि दुकानदार कपड़ों और सामान पर छूट तो दे ही रहे हैं, साथ ही सैनिटाइजर और मास्क भी मुफ्त में दे रहे हैं, ताकि ग्राहक बाजार में खरीदारी करने आए। कोरोना की वजह से कस्टमर डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा है। कस्टमर के लिए बताने के लिए कि भाई हम लोग यहाँ से 20 to 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, ताकि कस्टमर आकर्षित हो। उत्तर प्रदेश में टिड्डियों के हमले को नाकाम करने में प्रशासन की कई टीमें जुट गईं। राज्य के कई जिलों में टिड्डी दलों ने हमला किया, जिससे फसल को काफी नुकसान पहुंचा। औरैया में भी टिड्डियों के दल ने हमला किया और वहां से आई एक तस्वीर में लाखों की संख्या में टिड्डियां आसमान में उड़ती दिखाई दी। देखने से ऐसा लगा जैसे टिड्डियों ने आसमान पर अपना कब्जा जमा लिया हो। एक दूसरी तस्वीर में टिड्डियों का दल ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर मंडराता नजर आया और बाद में उसने उन पर अपना ठिकाना बना लिया। टिड्डियों के हमले की खबर मिलते ही कृषि विभाग की एक टीम वहां पहुंच गई।
इसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से टिड्डियों पर केमिकल का छिड़काव करने की व्यवस्था की गई, लेकिन दवा के छिड़काव से पहले पुलिस के लोग लाउडस्पीकर की मदद से गांव वालों को सावधान करते दिखाई दिए। दवा का छिड़काव फायर ब्रिगेड की गाड़ी द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से किया जा रहा है और ये थोड़ा सा आप दूरी बना लेते क्योंकि जहरीला भी होता है। टिड्डियों के हमले की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि टिड्डी दल के हमले को नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पानी का टैंकर में केमिकल मिला करके उससे छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने से टिड्डियां खत्म हो जाती हैं। औरैया की तरह हाथरस के एक इलाके में भी टिड्डियों ने हमला कर दिया, जिसका पता चलते ही फायर ब्रिगेड और कृषि विभाग के अधिकारी वहां पहुंच गए। इसके बाद टिड्डियों को खत्म करने के लिए उन पर केमिकल का छिड़काव किया गया। लोग आवाज करें, थाली परात और कैसे भी पटाखे चलाएं जिससे ये ठहर न पाए। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य टिड्डियों के हमले से जूझ रहे हैं, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती दिख रही, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने टिड्डियों से जुड़ा एक अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आने वाले 4 हफ्तों के दौरान भारत में टिड्डियों के हमले और बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डियों के पंख निकलने शुरू हो गए हैं। मतलब ये कि कुछ ही दिनों में ये टिड्डियां उड़ने लगेंगी। इसी तरह पाकिस्तान की सिंधु घाटी में गुलाबी रंग की टिड्डी दल तैयार हो रहे हैं और अगले 15 दिनों में गुलाबी रंग के ये टिड्डी दल भारत में घुस सकते हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान, सूडान, सोमालिया और इथियोपिया में भी टिड्डियों के हमले का अलर्ट जारी किया गया है। खबर है कि पाकिस्तान से लगी राजस्थान की सीमा में छोटी टिड्डियों के दल को दिखा जा चुका है, जिन्हें खत्म करने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। चीन विवाद और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4 बजे होगा। कोरोना काल में ये पीएम मोदी का देश के नाम छठा संबोधन होगा। इसके पहले किए गए अपने संबोधनों में पीएम मोदी ने कई बार देश के लोगों से कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। पीएम मोदी ने हर बार देशवासियों से कहा कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क लगाएं। कोरोना काल में पीएम मोदी ने देश को कई बार संबोधित किया। पीएम मोदी ने पहली बार 19 मार्च को देश को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद 24 मार्च को पीएम मोदी ने देश भर में पहले लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 21 दिनों का था। 3 अप्रैल को पीएम ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लोगों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक दीप जलाने की अपील की थी। 14 अप्रैल को किए गए संबोधन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था और 12 मई को उन्होंने कोरोना काल में देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया इलाके में अचानक पहाड़ का एक हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसक गया और उसकी मिट्टी सड़क पर गिरने लगी। मिट्टी का ढेर बेहद तेजी से सड़क पर गिरता नजर आया, जिसे देखकर कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे कोई झरना बह रहा हो। उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे जो ये नजारा देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग तो डर की वजह से भागने भी लगे। हालांकि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन मिट्टी की वजह से सड़क काफी देर तक पूरी तरह बंद हो गई। ये वीडियो 25 जून का बताया जा रहा है। अरे ये यूपिया में हुआ है, देखिए 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 देखिए। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में नारेबाजी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम को सीएए के विरोध के दौरान हुई हिंसा को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता हजरतगंज पुलिस स्टेशन पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पुलिस के आला अधिकारियों के साथ अंदर बैठकर बात कर रहे थे। तभी बाहर खड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के बाहर भागने लगे। इस दौरान कुछ कांग्रेस नेता जमीन पर गिर गए, लेकिन पुलिस वाले उन्हें पीटते रहे। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ अंदर बैठे कांग्रेस नेता बाहर निकल आए और पुलिस वालों से बहस करने लगे। आप हमारे अधिकार को नहीं छीन सकते। बताया गया कि कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम को पुलिस ने उनके घर से देर शाम गिरफ्तार किया था।
जिसकी जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं की भीड़ हजरतगंज पुलिस स्टेशन के बाहर जुट गई। लेकिन जब थाने के अंदर ही कांग्रेस नेता नारेबाजी करने लगे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसका कांग्रेस नेताओं ने विरोध करते हुए आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाने के लिए प्रदेश सरकार ने लाठीचार्ज करवाया। जानबूझकर ये सरकार लगातार हमारी आवाज को दबाना चाहती है। हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज किया, इसका हिसाब इस सरकार को देना होगा। वहीं पुलिस ने दावा किया कि 19 दिसंबर 2019 को सीएए के विरोध में हुई हिंसा को भड़काने के आरोप में कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम के खिलाफ कार्रवाई की गई। 19 दिसंबर 2019 को परिवर्तन चौक पर एनआरसी और सीएए के विरोध के घटनाक्रम था, उसमें इनका नाम प्रकाश में आया था। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर शाहनवाज आलम को छोड़ा नहीं गया तो वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर, मुंबई में ताज होटल को उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ताज होटल को उड़ाने की धमकी भरा एक फोन आया है और धमकी भरा फोन आने के बाद ताज होटल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुंबई में ताज होटल को उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ताज होटल को उड़ाने की धमकी भरा एक फोन आया और इसकी जानकारी हालांकि पुलिस को भी दे दी गई है। और धमकी भरा फोन आने के बाद ताज होटल की सुरक्षा को भी अब पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये फोन किसकी तरफ से आया, किस शख्स ने ये फोन किया, क्या किसी आतंकी संगठन से उसका जुड़ाव है, इन सब मुद्दों पर अब जांच भी जारी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही कि मुंबई में ताज होटल को उड़ाने की धमकी दी गई है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये फोन आया, ताज होटल को उड़ाने की धमकी उस फोन में दी गई। धमकी भरा फोन आने के बाद ताज होटल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि वो कौन सा शख्स था जिसने फोन के माध्यम से ताज होटल को उड़ाने की धमकी दी है। लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा ताज होटल की बढ़ा दी गई है, पूरी चाक चौकसी बढ़ा दी गई है। दिवाकर हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ। दिवाकर, क्या जानकारी? देखिए, पुलिस से जो जानकारी मिल पा रही है अर्पिता, उसके मुताबिक रात में ये कॉल की गई है और जो जानकारी अभी तक मिल गई है उसके मुताबिक जो कॉल करने वाले शख्स ने ताज होटल का जो नंबर है उस पर उन्होंने कॉल करके ये कहा कि वो बम से उसको उड़ाने वाले हैं और इस तरह की धमकी ताज होटल मैनेजमेंट को मिलते ही उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने इस स्थिति को, इस बात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जो है ताज होटल के सामने पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी है, वहां पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और साथ ही साथ जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो उस जो कॉल आई थी उसकी जांच करने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये कॉल किसने की थी, क्योंकि जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कॉल जो है वो पाकिस्तान के कराची से की गई थी। तो जाहिर तौर पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस के आला अधिकारी जो उनसे हमारी बातचीत हुई उनमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर जो कॉल की गई है ये वाकई में कॉल गया फिर कोई हॉक्स कॉल है। जी। चीन के सिचुआन में बारिश और बाढ़ की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग लापता हो गए। कई दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से दक्षिण चीन के कई इलाके जबरदस्त बाढ़ की चपेट में। लेकिन सबसे खराब हालात सिचुआन में नजर आए। वहां नदियों के उफान पर आने की वजह से कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। बारिश और बाढ़ में कई मकान बर्बाद हो गए। इससे भी ज्यादा नुकसान जमीन खिसकने की वजह से हुआ। एक जगह तो पहाड़ का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते खिसक गया। सैकड़ों लोग बाढ़ और मलबे में फंस गए, जिन्हें बचाव दल की मदद से बाहर निकाला गया। तेज बहाव की वजह से कई जगहों पर रस्सियों की मदद लेनी पड़ी। बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा। कई सड़कें मलबा गिरने की वजह से बंद हो गईं, जिसके बाद मशीनों के जरिए उन्हें खोलने की कोशिश शुरू की गई। सिचुआन ही नहीं, कई दूसरी जगहों पर भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही जैसे हालात नजर आए। वांगशी में तो सड़कें नदियों में बदल गई। जहां की एक तस्वीर में एक कार पानी में डूबती नजर आई। कार में सवार कुछ लोग तो किसी तरह निकल गए, लेकिन एक महिला अंदर ही फंस गई। इसी बीच किनारे खड़ा एक पुलिस वाला वहां पहुंचा, जिसने कार का अगला शीशा तोड़कर उस महिला को बाहर निकाला। एक दूसरी जगह भी एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंसी नजर आई। सड़क पार करने के दौरान पानी अचानक बढ़ गया और वो गाड़ी वहीं फंस गई। कुछ देर बाद बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और किसी तरह उसमें सवार ड्राइवर की जान बचाई गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तेंदुपत्ता तोड़ने के नकद भुगतान की मांग को लेकर करीब 50 गांवों के 5000 लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये लोग अपने गांवों में 50 किलोमीटर का पैदल सफर करते हुए वहां पहुंचे थे। जो रास्ते में गाजे बाजे के साथ चलते हुए आगे बढ़ते दिखे। इस दौरान कई लोगों ने अपने हाथ में तीर धनुष भी ले रखे थे। वहीं जुलूस में आगे चल रहे लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर आगे बढ़ते दिखे।
इस जुलूस में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थीं, जो अपने पारंपरिक गीत गाती दिखाई दी। लेकिन जैसे ही ये जुलूस बीजापुर में जिलाधिकारी के कार्यालय के पास पहुंचा, तो वहां पहले से ही बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान गांव वालों की पुलिस वालों से कई बार धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि गांव वालों का रास्ता रोककर खड़े पुलिस वाले ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक पाए। इसके बाद भीड़ ने धक्का देते हुए बैरिकेड नीचे गिरा दिए और आगे बढ़ने लगे। इस दौरान कुछ लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर ये लोग जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने जा पहुंचे। लेकिन वहां भी पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था, इसलिए गांव वाले जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर नहीं जा सके। इस दौरान पुलिस वालों ने भीड़ को काबू में करने की एक बार फिर कोशिश की और हंगामा कर रहे लोगों को आगे नहीं बढ़ने की चेतावनी दी। अभी के अभी शांत रहिए, नहीं तो इन पर कार्रवाई होगी। शांत हो जाइए। जिसके बाद कुछ लोगों का दल जिलाधिकारी के कार्यालय के अंदर गया और अपनी 5 मांगों को प्रशासन और सरकार के सामने रखा, जिनमें तेंदुपत्ता के नकद भुगतान की मांग के अलावा उनके गांवों में स्कूल और अस्पताल बनाने का भी जिक्र है। पत्ता तोड़ाई की पैसा हमको खाता में नहीं चाहिए करके हम लोग ये मांग खिलाए थे। हमको जो पत्ता तोड़ाई पैसा है ये हमको नकद चाहिए करके ये मांग खिलाए थे। वहीं सरकार की तरफ से गाँव वालों की मांगों को मानने पर सहमति बन गई। नकद भुगतान की बात पर सहमति बनी है और 2 दिन के अंदर में नकद भुगतान तेंदुपत्ता का किया जाएगा। बताया गया कि पिछले कई सालों से ये गांव वाले अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपील कर रहे थे, लेकिन जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी के जिला सचिव को कुछ लोगों ने गोली मार दी। हमले का आरोप राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर लगा। एक दिन पहले हुए इस गोलीकांड के बाद मौके पर मौजूद किसी शख्स ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इस वीडियो में बीजेपी नेता पवित्र दास गोली लगने से बेसुध दिखे, जिन्हें एक महिला की मदद से कुछ लोग सहारा देकर ले जाते नजर आए। कुछ कदम चलने के बाद घायल बीजेपी नेता पवित्र दास जमीन पर गिर पड़े। पवित्र दास की बांह के पास खून बहता देख कुछ लोग पट्टी बांधते नजर आए। इस दौरान कुछ महिलाएं उन्हें होश में रखने की कोशिश करने लगी तो एक शख्स पाइप के जरिए उन पर पानी डालता दिखा। इस सब का घायल नेता पर असर भी हुआ और कुछ देर पहले बेसुध नजर आने वाले पवित्र दास ने हाथ के इशारे से पीने के लिए पानी मांगा। उनके पास मौजूद लोग और परिवार वाले उन्हें लेकर पहले घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करवाया। जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ताके बोलছি আপনারা ধিক্কার জানা, আপনারা মোড়ে মোড়ে আপনারা आंदोलन গড়ে তুলুন। এই आंदोलन আমরা আমাদের চলবে। घर पर मरहम पट्टी करने के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका बयान लेने पुलिस भी पहुंच गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके नेता पर पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ। जो तृणमूल कांग्रेस का गुंडा लोग और जो पुलिस जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको हिरासत में लिया जाए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के सोनीपत से, जहां गोहाना में रात में गश्त करते हुए 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना गोहाना के एक गांव बुटाना में पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूर पर हुई। मारे गए दोनों पुलिसकर्मी गोहाना की बुटाना पुलिस चौकी पर तैनात थे। सोनीपत में 2 पुलिस वालों की हत्या हुई है। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है ये हरियाणा के सोनीपत से, जहां गोहाना में रात में दरअसल ये पुलिस वाले गश्त कर रहे थे और उसी बीच किसी ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। मुंबई में देर रात हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। मुंबई के किंग्स सर्कल, माटुंगा, लोअर परेल इलाके में पानी भरने से ट्रैफिक जैम के हालात बन गए, जिसकी वजह से सड़कों से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात ये हो गए कि बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हालात ये हो गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जहां भी नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां आराम से गुजरती थीं, वहां पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। सड़क पर पानी भरने से सबसे ज्यादा मुश्किल पैदल चलने वालों की बढ़ गई। इस दौरान सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भर गया। मुरादाबाद में नकली दवाइयों पर पुलिस ने छापेमारी की। यूपी के मुरादाबाद में ड्रग विभाग और पुलिस ने भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की।
बिहार के बेलहर इलाके में दो पक्षों के बीच नाली बनाने के मुद्दे पर हुई मारपीट में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। भारत सरकार ने कोविड-19 की वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी। बताया गया कि जुलाई से इसका इंसानों पर परीक्षण शुरू होगा।